तो हेलो गाइस। तो गाइस कैसे हैं आप सब। तो गाइस मैं दवासिस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल डी एजुकेशनल साइड। तो गाइस जैसे कि इसके पहले वाली क्लास में हम प्रोटीन को और इसका अंडर जो थी फर्स्ट वर्ड दैट इज अमीनो एसिड उसको पूरी तरह से खत्म कर चुके थे। उसका फंक्शन और स्ट्रक्चर और टाइप्स दोनों को खत्म कर चुके थे। अगर उस वीडियो को आप नहीं देखें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, जाकर देख सकते हैं। तो गाइस आज हम इस क्लास में देखेंगे कि पेप्टाइड फॉर्मेशन। तो गाइस फॉर्मेशन ऑफ पेप्टाइड, पेप्टाइड कैसे फॉर्म होते हैं, और गाइस प्रोटीन का स्ट्रक्चर जो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, जैसे कि इसका प्राइमरी, देन गाइस सेकेंडरी, देन टर्शियरी, देन गाइस क्वाटरनरी। इस चारों स्ट्रक्चर को आज हम इस क्लास में पूरी तरह से खत्म करने वाले हैं। तो गाइस चलिए बिना देर के टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस पेप्टाइड फॉर्मेशन कैसे होते हैं गाइस देखते हैं। तो गाइस ए पेप्टाइड फॉर्मेशन occurs ड्यू टू ए condensation reactions between the carboxylic, that is COOH group of one amino acid and amino NH2 group of another amino acid with the elimination of water molecule। तो गाइस इसी दौरान ये जो पेप्टाइड होते हैं गाइस, तो गाइस ये जो पेप्टाइड जो होते हैं गाइस, ये कंडेंसेशन रिएक्शन के वजह से ही फॉर्म होती हैं। किस किस के बीच गाइस? कार्बोक्सिलिक ग्रुप जो कि COOH और गाइस अमीनो ग्रुप जो कि इस एक तो गाइस कार्बोक्सिलिक ग्रुप जो एक अमीनो एसिड का इसका कार्बोक्सिलिक ग्रुप और गाइस और एक अमीनो एसिड का इसका अमीनो ग्रुप, उस दोनों के बीच रिएक्शन होते हैं। कैसे गाइस? जो कि एलिमिनेशन, जो कि वाटर मॉलिक्यूल के साथ एलिमिनेशन होने की वजह से ये रिएक्शन होते हैं, देन गाइस पेप्टाइड फॉर्म होते हैं। ओके गाइस, देन गाइस नेक्स्ट आगे चलते हैं। दिस पेप्टाइड बॉन्ड इज एक्चुअली एन अमाइड बॉन्ड। तो गाइस ये जो पेप्टाइड बॉन्ड होते हैं गाइस, ये एक तरह से ओनली अमाइड बॉन्ड होते हैं, जो गाइस अबाउट 0.132 nm, जिसका गाइस साइज जो होते हैं गाइस 0.132 nm होते हैं, नैनोमीटर। अपॉन हाइड्रोलिसिस ए पेप्टाइड यील्ड्स इक्वल नंबर ऑफ अमीनो एसिड एंड कार्बोक्सिलिक ग्रुप। तो गाइस हाइड्रोलिसिस के दौरान और हाइड्रोलिसिस के बाद जो पेप्टाइड होते हैं गाइस, ये इक्वल नंबर में अमीनो एसिड और कार्बोक्सिलिक ग्रुप ये फॉर्म करती है। ओके गाइस, ए पेप्टाइड मे बी ए डिपेप्टाइड हैविंग ओनली 2 अमीनो एसिड्स और ट्रिपलाइड हैविंग 3 अमीनो एसिड्स और सो ऑन। तो गाइस ये पेप्टाइड जो होते हैं गाइस, ये बहुत सारे होते हैं, जैसे कि डिपेप्टाइड होते हैं गाइस। डिपेप्टाइड मतलब गाइस ये ओनली 2 अमीनो एसिड फॉर्म करते हैं, और गाइस ट्रिपेटाइड जो गाइस 3 अमीनो एसिड फॉर्म करते हैं। ऐसे गाइस 4 अमीनो एसिड ऐसे भी ऐसे ये गाइस फॉर्म करते हैं। इसको नंबर वाइज इसको ऐसे नाम दिया जाता है। तो गाइस डिपेप्टाइड, देन ट्रिपेटाइड, देन क्वाड्रेटाइड, ऐसे गाइस। इफ देयर आर फ्यू अमीनो एसिड्स इन ए पेप्टाइड चेन इट इज नोन एज ओलिगोपेप्टाइड। अगर इसमें ओनली सिंगल अमाउंट, ओनली बहुत ही स्मॉल अमाउंट और फ्यू अमाउंट अमीनो एसिड प्रेजेंट होते हैं, देन गाइस इसको बोलते हैं, इस तरह का चेन को ओलिगोपेप्टाइड बोलते हैं। और गाइस इफ देयर आर मेनी अमीनो एसिड द पेप्टाइड चेन इज पॉलीपेप्टाइड। तो गाइस अगर बहुत ही कम होते हैं और बहुत ही फ्यू अमाउंट होते हैं तो गाइस इसको ओलिगोपेप्टाइड बोलते हैं। और गाइस अगर ज़्यादा अमाउंट में होते हैं, बहुत ही मात्रा में, देन गाइस इसको पॉलीपेप्टाइड बोलते हैं। ओके गाइस, देन गाइस नेक्स्ट, a peptide chain has an amino group at one end which is known as amino terminus or N terminus। तो इस पेप्टाइड चेन में एक अमीनो ग्रुप प्रेजेंट होता है, जो गाइस इसका एंड पार्ट में, इसको गाइस अमीनो टर्मिनस और एन टर्मिनस भी बुलाते हैं। ओके गाइस, एट द एंड, सॉरी गाइस, एट द अदर एंड इट हैज ए कार्बोक्सिलिक ग्रुप एंड द एंड इज नोन एज कार्बोक्सिलिक टर्मिनस और C टर्मिनस। और गाइस इसका अदर एंड में एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप प्रेजेंट होते हैं, जिसको गाइस कार्बोक्सिलिक टर्मिनस बोला जाता है और C टर्मिनस बोला जाता है। तो गाइस अमीनो एसिड का एक एंड में गाइस अमीनो ग्रुप प्रेजेंट होता है, जिसको गाइस अमीनो टर्मिनस और एन टर्मिनस बोला जाता है। और गाइस इसका अदर एंड में कार्बोक्सिलिक ग्रुप प्रेजेंट होता है, जिसको गाइस कार्बोक्सिलिक टर्मिनस और C टर्मिनस भी बोला जाता है। गाइस देन गाइस नेक्स्ट, देन गाइस पेप्टाइड पार्टिकल इन अ नंबर ऑफ बायोलॉजिकल एक्टिविटी। तो इसका पेप्टाइड पार्टिकल जो होते हैं गाइस, इसका कुछ बायोलॉजिकल एक्टिविटी भी होते हैं। तो कह सकते हैं कौन कौन सी फार्म में ये टेकपेट करते हैं, और इसका एक्टिविटी कौन कौन सी फार्म में होते हैं। तो गाइस इन प्रोटीन फॉर्मेशन, देन गाइस एज ए कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द ग्रुप ऑफ कंपाउंड्स नोन एज अल्कलॉइड, सर्व एज ए ग्रोथ फैक्टर। देन गाइस पेप्टाइड हार्मोन्स आर फाउंड इन हायर एनिमल्स। देन गाइस पेप्टाइड लाइक ग्लूटानोइक एक्ट एज कोएंजाइम। तो गाइस इसी पार्ट्स में ये जगह 5 जो एक्टिविटी होते हैं इसमें ये टेक पार्ट करते हैं, और रोल बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होते हैं। तो गाइस फर्स्ट वन इधर इस प्रोटीन फॉर्मेशन में,
ओके गाइस, देन गाइस आज ए कॉन्स्टिट्यूएंट जो गाइस ग्रुप ऑफ कंपाउंड्स जो होते हैं गाइस अल्कलॉइड में, उसमें भी एक कॉन्स्टिट्यूएंट की तरह ये हेल्प होती है। देन गाइस ग्रोथ फैक्टर में सर्व करती है आज ए ग्रोथ फैक्टर, जैसे गाइस फॉलिक एसिड जिसका एग्जांपल है। देन गाइस पेप्टाइड हार्मोन जो गाइस हायर एनिमल्स में प्रेजेंट होते हैं, इसमें भी ये टेक करती हैं। देन गाइस नंबर 5 पेप्टाइड लाइक्स ग्लूथियोन एक्ट एज एन कोएंजाइम। तो गाइस पेप्टाइड कुछ होते हैं जैसे कि गाइस ग्लूथायोन, ये गाइस कोएंजाइम की तरह भी सर्व करता है। ओके गाइस, तो गाइस ये हमारा पेप्टाइड फॉर्मेशन कैसे होते हैं और कब होते हैं और गाइस किस रिएक्शन में होते हैं। देन गाइस इसका स्ट्रक्चर देखते हैं, लेवल ऑफ प्रोटीन स्ट्रक्चर। ये गाइस इसका पूरी स्ट्रक्चर जो कि प्रोटीन का स्ट्रक्चर में बताया था आपको। तो गाइस चलिए देखते हैं कैसे होते हैं प्रोटीन स्ट्रक्चर। लेवल ऑफ प्रोटीन स्ट्रक्चर, ट्रेडिशनली इट इज कंसिडर दैट प्रोटीन हैव 4 लेवल ऑफ स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन। जैसे कि इसमें इंट्रो के दौरान आपको बताया था कि 4 तरह से प्रोटीन स्ट्रक्चर, जैसे कि प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी एंड क्वाटरनरी, ऐसे 4 तरह से प्रोटीन स्ट्रक्चर होते हैं। तो इसको वन बाय वन हम देखेंगे इसे। तो गाइस 4 तरह का स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, जैसे कि प्राइमरी, देन सेकेंडरी, देन टर्शियरी एंड क्वाटरनरी ऑर्गेनाइजेशंस। ओके गाइस, with the increasing information available about protein, 2 additional level of structure have been distinguished by molecular biologists, that is motif and domain। तो गाइस इंफॉर्मेशन की इंक्रीज होने की वजह से और गाइस और 2 तरह से एडिशनल लेवल स्ट्रक्चर होते हैं जो कि डिस्टिंग्विश किया गया है मोलिकुलर बायोलॉजिस्ट ने। क्या क्या है गाइस, दैट इज मोटिव्स एंड डोमेन। ये गाइस 2 एडिशनल ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, तो वैसे वो भी देखेंगे। तो इस पहले देखते हैं व्हाट इज प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जो कि प्रोटीन का फर्स्ट प्राइमरी स्ट्रक्चर होता है इसका। तो गाइस प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, इट इज द स्पेसिफिक लीनियर सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड रेसिड्यूज मेकिंग ऑफ ए पॉलीपेप्टाइड चेन। तो गाइस ये एक तरह से स्पेसिफिक सीक्वेंस जो कि अमीनो एसिड का स्पेसिफिक सीक्वेंस रेसिड्यू में रहता है, जो कि लीनियर फॉर्म में, और गाइस ये पॉलीपेप्टाइड चेन फॉर्म करता है। द सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड इज डिटरमाइंड बाय द न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस ऑफ द जीन दैट एनकोड द प्रोटीन। तो गाइस अमीनो एसिड का जो सीक्वेंस होते हैं गाइस वो न्यूक्लियोटाइड्स के दौरान इसके हेल्प से डिटरमाइन किया जाता है। जैसे गाइस इसका सीक्वेंस ऑफ जीन जो कि जीन का सीक्वेंस होता है जो गाइस प्रोटीन को एनकोडेड करता है। ओनली पेप्टाइड बॉन्ड्स आर एसोसिएटेड विथ प्राइमरी स्ट्रक्चर। ये जो प्राइमरी स्ट्रक्चर में गाइस ओनली पेप्टाइड बॉन्ड्स जो होते हैं गाइस एसोसिएटेड होते हैं और कोई अदर वन नहीं होते हैं। ओके गाइस, देन गाइस इसका सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, देन गाइस सेकेंडरी स्ट्रक्चर results from the hydrogen bonding between the amino acid of polypeptides। तो गाइस सेकेंडरी स्ट्रक्चर जो होते हैं गाइस ये गाइस हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो होते हैं गाइस अमीनो एसिड एंड पॉलीपेप्टाइड्स के बीच उसका एक रिजल्ट प्रोवाइड करते हैं। 2 पैटर्न ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग ऑकर इन प्रोटीन। तो गाइस प्रोटीन में 2 तरह से हाइड्रोजन बॉन्डिंग ऑकर करती है और वो करते टेक प्लेस करती है इन वन। तो गाइस फर्स्ट में क्या होता है, इन वन पैटर्न हाइड्रोजन बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड along a single polypeptide chain linking one amino acid to another, which is 4 amino acid down the chain। तो गाइस फर्स्ट पैटर्न में क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं गाइस ये एक तरह से सिंगल पॉलीपेप्टाइड चेन के साथ फॉर्म होती है और गाइस एक अमीनो एसिड से दूसरी अमीनो एसिड को लिंक करता है। और गाइस ऐसे ही 4 तरह से अमीनो एसिड चेन के अंडर रहते हैं। दिस टेंड्स टू पुल द चेन इनटू ए कॉइल कॉल्ड अल्फा। तो गाइस ये जो होते हैं गाइस इस लिंकिंग को जो होते हैं गाइस ये चेन फॉर्मेशन करते हैं जो कि चेन को पुल करती है जो कि कॉइल में, और गाइस इसको अल्फा बोला जाता है। तो गाइस ये अल्फा जो होते हैं गाइस फर्स्ट हेलिक्स इन अनदर पैटर्न, तो कि अल्फा हेलिक्स बोला जाता है इसको, और ए हेलिक्स भी बोला जाता है। ओके गाइस, इसको जो कॉइलिंग पैटर्न होते हैं गाइस जो चेन को पुल करके जो गाइस टेंस होने की वजह से पुल होने की वजह से चेन को एक तरह से कॉइल फॉर्म होते हैं, इसको गाइस अल्फा हेलिक्स बोला जाता है। देन गाइस नेक्स्ट इसका अदर पैटर्न, इन अनदर पैटर्न हाइड्रोजन बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड बिटवीन अमीनो एसिड अक्रॉस 2 चेन। और गाइस अदर पैटर्न में क्या होता है गाइस जो हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं गाइस वो अमीनो एसिड के बीच में ही 2 चेन फॉर्म होते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड जो गाइस 2 चेन के बीच। अपन मैनी चेन आर लिंक्ड इन दिस पैटर्न। और गाइस बहुत ही सारे चेन जो होते हैं गाइस इस तरह से सेकेंडरी इसका गाइस जो सेकंड पैटर्न होते हैं गाइस उसमें से लिंक्ड होते हैं। ओके गाइस, तो गाइस नेक्स्ट तो गाइस इस तरह से फॉर्म होते हैं। और गाइस फॉर्मिंग ए प्लेटेड सीट लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड बेटा और सीट। सो गाइस बेटा सीट, तो गाइस इस तरह से लिंक होकर जो फॉर्म करते हैं गाइस एक प्लेटेड सीट लाइक स्ट्रक्चर कुछ फॉर्म करते हैं, इसको गाइस बेटा सीट बोला जाता है और पी सीट बोला जाता है।
द टू चेन में बी ओरिएंटेड इन ए पैरेलल और एंटी पैरेलल मैनर। तो गैस ये दो तरह से चेन जो फॉर्म होती हैं गैस, ये गैस पैरेलल और एंटी पैरेलल मैनर में, दोनों ही मैनर में ये फॉर्म होते हैं। जैसे गैस इसके पैरेलल जो कि प्ली प्लेटेड सीट एंड गैस एंटी पैरेलल मतलब पी प्लेटेड सीट रेस्पेक्टिवली। तो गैस अगर गैस ये पैरेलल फॉर्म में फॉर्म होते हैं तो गैस इसको पी प्लेटेड सीट बोला जाता है, और गैस एंटी पैरेलल में अगर हो गए तो गैस पी प्लेटेड सीट भी बोला जाता है, सीट्स बोला जाता है। ओके गैस, तो गैस ऐसा ही। तो गैस नेक्स्ट कुछ फिगर मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ। तो गैस ये जो फिगर आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये जो फिगर है गैस राइट हैंडेड अल्फा हेलिक्स का फिगर है, आप देख सकते हैं टोटली। जैसे कि कार्बो हाइड्रोजन जो बॉन्डिंग होते हैं गैस पेप्टाइड बॉन्ड, ये सारे के सारे इसमें इस स्ट्रक्चर में आप देख सकते हैं टोटली। तो गैस ये जो है दैट इज राइट हैंडेड अल्फा हेलिक्स का स्ट्रक्चर है। ओके गैस, इसका टर्शियरी स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखते हैं। टर्शियरी स्ट्रक्चर रिजल्ट्स फॉर एक्सटेंसिव फोल्डिंग ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन इनटू ए कॉम्प्लेक्स रिजिड एंड ग्लोबुलर स्ट्रक्चर। तो गैस ये टर्शियरी स्ट्रक्चर जो होते हैं गैस, इसके वजह से गैस कुछ एक्सटेंटिंग फोल्डिंग होते हैं जो कि पॉलीपेप्टाइड चेन जो कि कॉम्प्लेक्स में फॉर्म होती हैं, और गैस एक रिजिड और ग्लोबुलर स्ट्रक्चर फॉर्म होते हैं इसके दौरान। मोस्ट सेकेंडरी स्ट्रक्चर फोल्ड कम्पैक्टली ड्यू टू द इंटरेक्शन बिटवीन अमीनो एसिड रेसिड्यू प्रेजेंट फॉर अफर्ट। तो गैस बहुत ही ज़्यादा मात्रा में जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर होते हैं गैस बहुत ही कम्पैक्टली फोल्ड होते हैं, क्योंकि गैस इंटरेक्शन जो होते हैं गैस अमीनो एसिड और इसका रेसिड्यू जो कि प्रेजेंट होते हैं इसका फॉर अपर्ट में, उसके वजह से इंटरेक्शन की वजह से ये बहुत ही कम्पैक्टली फोल्ड होते हैं। then guys ionic bonds between ionic bonds between oppositely charged side groups bring region into close proximity। और guys इसका जो ionic bonds होते हैं जो गैस oppositely charge के बीच जो ionic bonds होते हैं गैस ग्रुप होते हैं वो गैस क्लोज हो जाते हैं, बहुत ही क्लोज प्रॉक्सिमिटी सल्फाइड्स लिकेज एंड लॉक पर्टिकुलर रीजन ऑफ प्रोटीन टुगेदर। गाइस ये जो हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं गाइस, ये हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन और गाइस डाइसल्फाइड जो लिंकेज होते हैं गाइस, इसको भी लॉक करते हैं जो कि इसका पर्टिकुलर रीजन में और गाइस प्रोटीन के साथ। ओके तो गाइस ये रही इसका टर्शियरी स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो गाइस नेक्स्ट देखते हैं इसका क्वाटरनरी स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो गाइस ये जो होते हैं गाइस ग्लोबुलर प्रोटीन होते हैं जैसे देखते हैं। तो गाइस क्वाटरनरी स्ट्रक्चर ये कैसे फॉर्म होते हैं गाइस, चलिए फर्स्ट देखते हैं। व्हेन टू और मोर पॉलीपेप्टाइड चेन्स एसोसिएटेड टू फॉर्म ए फंक्शनल प्रोटीन ए क्वाटरनरी स्ट्रक्चर रिजल्ट्स। तो गाइस एक कब फॉर्म होते हैं जब गाइस दो और इसके अधिक से पॉलीपेप्टाइड चेन एसोसिएटेड होकर एक तरह से फंक्शनल प्रोटीन फॉर्म करते हैं। तो गाइस ये जो फंक्शनल प्रोटीन होते हैं गाइस इसको क्वाटरनरी स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बोलता है प्रोटीन का। ओके गाइस, तो गाइस इसी के दौरान ये फॉर्म होती है, ये जो फंक्शनल प्रोटीन होते हैं गाइस ये इसका क्वाटरनरी स्ट्रक्चर होती है। Here each polypeptide chain is known as a subunit। तो गाइस इसमें जो फंक्शनल प्रोटीन में जो हर एक पॉलीपेप्टाइड जो होते हैं गाइस इसको सब यूनिट बुलाते हैं, और गाइस प्रोटोमर भी अदरवाइज बुलाते हैं। When the सब यूनिट्स आर आइडेंटिकल द स्ट्रक्चर इज होमोजेनस। जब गाइस इस सब यूनिट्स जो होते हैं गाइस ये आइडेंटिकल होते हैं तो गाइस इसको होमोजेनस स्ट्रक्चर बुलाता है। एंजाइम फॉस्फोलाइपेज हैज टू आइडेंटिकल सब यूनिट बट ईच सब यूनिट एलन इज कैटालिटिकली इनएक्टिव। तो गाइस एंजाइम फॉस्फोलाइपेज में क्या होता है गाइस इसका दो तरह का सब आइडेंटिकल सब यूनिट्स प्रेजेंट होते हैं, बट गाइस इसको जो इसका हर एक जो सब यूनिट होते हैं गाइस कैटालिटिकली इनएक्टिव होते हैं। ओके गाइस, इट इज़ ओनली व्हेन टू सब यूनिट आर जॉइंट एज ए डाइमर। तो गाइस ये कब होगा गाइस जब गाइस सब यूनिट्स जो होते हैं गाइस जॉइंट होते हैं एक डाइमर की तरह। तो गाइस ये फंक्शनल एक्टिव एंजाइम इज फॉर्म्ड। तो गाइस एक तरह से फंक्शनल एक्टिव एंजाइम फॉर्म होते हैं इसके दौरान। अगर गाइस दो तरह से सब यूनिट जॉइंट होते हैं एक डाइमर के एज ए डाइमर। ओके गाइस, तो गाइस एक्टिव एंजाइम जो कि प्रेजेंट होते हैं फॉर्म होते हैं गाइस। ओके, तो गाइस हेमोग्लोबिन इज कंपोज्ड ऑफ 4 सब यूनिट्स दैट इज 2 अल्फा दैट इज ए सब यूनिट्स एंड 2 बेटा जो कि सब यूनिट्स होते हैं, पी सब यूनिट होते हैं। तो गाइस हेमोग्लोबिन क्या करते हैं गाइस ये दो तरह से सब यूनिट्स में प्रेजेंट होते हैं, जैसे गाइस 2 अल्फा और 2 बेटा जो कि ए सब यूनिट होते हैं और गाइस 2 बीटा सब यूनिट होते हैं। और गाइस इन प्रोटीन विथ सच क्वाटरनरी सब यूनिट स्ट्रक्चर द इंटरफेसेस व्हेयर द सब यूनिट्स कॉन्टैक्ट वन अदर आर ऑफन नॉन पोलर। तो गाइस
कभी कभी क्या होता है जो प्रोटीन होते हैं उसमें कुछ जो क्वाटरनरी और सबयूनिट स्ट्रक्चर जो प्रेजेंट होते हैं उसका इंटरफेसेस में क्या होते हैं सबयूनिट्स जो होते हैं एक दूसरे से कांटेक्ट में आ जाते हैं और ये कभी कभी नॉन पोलर भी होते हैं। ओके गाइस, नेक्स्ट पॉइंट, these interfaces plays key role in coordinating the activity of subunits। तो गैस इस तरह का जो इंटरफेस होते हैं ये एक तरह से बहुत ही प्ले करती है एक रोल, जैसे गैस कोऑर्डिनेटिंग जो कि सबयूनिट में एक्टिविटी, जो कि कोडिंग द एक्टिविटी सबयूनिट, इस तरह से ये रोल करती है। लॉस ऑफ चेंज ऑफ एक्टिविटी इन वन ऑफ द सबयूनिट कैन हैव प्रोफाउंड इफेक्ट ऑफ द प्रोटीन फंक्शनिंग। और क्या होता है जो कि सब यूनिट्स का लॉस और इनएक्टिविटी होते हैं जो कि एक सब यूनिट्स में, ये एक तरह से प्रोफाउंड इफेक्ट फॉर्म करते हैं जो इसका प्रोटीन फंक्शन के लिए। इन सिकल सेल हेमोग्लोबिन ए म्यूटेशन अल्टर ओनली वन अमीनो एसिड ऑफ द सब यूनिट विच रिजल्ट इन हेमोग्लोबिन मॉलिक्यूल्स टू स्टिक टू वन अनदर रिजल्टिंग इन सिकल सेल एनीमिया। तो सिकल सेल हेमोग्लोबिन जो होते हैं इसमें क्या एक तरह रहते हैं, एक म्यूटेशन अल्टर होते हैं जो इसमें अमीनो एसिड जो होते हैं और इसका सब यूनिट जो होते हैं एक तरह से हेमोग्लोबिन मॉलिक्यूल फॉर्म करते हैं जो एक दूसरे को स्टिक करके रखता है और एक सिकल सेल एनीमिया ये भी रिजल्ट करके फॉर्म होता है। ओके देख सकते हैं फिगर में नीचे, ये इसका क्वाटरनरी स्ट्रक्चर जो कि प्रोटीन का। ओके जो कि पॉलीपेप्टाइड जो एक क्वाटरनरी स्ट्रक्चर इलस्ट्रेटेड बाय टू इंटरेक्टिंग पॉलीपेप्टाइड। तो दो तरह से पॉलीपेप्टाइड को मिलाकर इंटरेक्ट करके एक प्रोटोमर्स, जो कि ये क्वाटरनरी स्ट्रक्चर होता है इसका। ओके नेक्स्ट, तो ये रही हमारा क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। देन देखते हैं इसका नेक्स्ट जो है दैट इज मोटिव्स और डोमेन। तो फर्स्ट देखते हैं व्हाट इज मोटिव्स। इसका अदर जो ओरिजिनल 2 लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन थे, 4 को बात देने के बाद जो 2 तरह से लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ओरिजिनल थे वो हुए दैट इज मोटिव्स एंड डोमेन्स। तो फर्स्ट देखते हैं मोटिव्स। इन ए प्रोटीन the element of secondary structure sometimes combine in characteristic ways called motifs। तो प्रोटीन में कभी कभी क्या होते हैं जो एलिमेंट्स जो कि सेकेंडरी स्ट्रक्चर का जो एलिमेंट्स होते हैं कभी कभी कंबाइन होते हैं और एक कैरेक्टरिस्टिक वेज में फॉर्म होते हैं, इसको मोटिव्स बुलाता है और सुपर सेकेंडरी स्ट्रक्चर भी बुलाता है। ओके तो प्रोटीन में कभी कभी जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर का एलिमेंट्स होते हैं वो कंबाइन होते हैं जो कि एक कैरेक्टरिस्टिक में, इसको मोटिव्स बुलाता है और सुपर सेकेंडरी स्ट्रक्चर भी बुलाता है। The motifs are specific region on the protein to bind to other structure such as a nucleic acid। तो ये जो होते हैं मोटिव्स होते हैं एक तरह से स्पेसिफिक रीजन होते हैं जो प्रोटीन को बाइंड कर रखता है एक स्ट्रक्चर में, एक जैसे न्यूक्लिक एसिड के तरह। ओके तो ये होते हैं मोटिव्स। तो डोमेन्स, मैनी प्रोटीन आर एनकोडेड इन अ सेक्शन बाय डिफरेंट एक्सॉन। तो बहुत ही सारा प्रोटीन जो होते हैं एनकोडेड होकर रहते हैं कहाँ पे डिफरेंट एक्सॉन में। These section typically of 100 to 200 amino acids long encoded by different exon fold into structurally independent functional units called domains। तो इस जो सेक्शंस होते हैं ये टिपिकली 100 to 200 अमीनो एसिड कंटेनिंग करते हैं जो लॉन्गली एनकोडेड रहते हैं जो एक तरह से डिफरेंट एक्सॉन में, जैसे कि पहले पॉइंट में मैं आपको बताया। और ये फोल्ड होते हैं और स्ट्रक्चरली फॉर्म होते हैं और इंडिपेंडेंट फंक्शनल यूनिट के से रहते हैं, इसको डोमेन बोलते हैं। तो फिर से मैं आपको समझा देता हूँ। तो बहुत ही ज़्यादा जो प्रोटीन होते हैं वो एनकोडेड होकर रहते हैं डिफरेंट तरह से एक्शन में। और ये जो सेक्शन होते हैं वो टिपिकली 100 to 200 अमीनो एसिड लॉन्ग होते हैं और कंटेनिंग करते हैं। ये जो होते हैं 100 to 200 अमीनो एसिड जो होते हैं ये एनकोडेड होते हैं डिफरेंट एक्शन में और फोल्ड स्ट्रक्चरली फॉर्म होते हैं, स्ट्रक्चरली इंडिपेंडेंट के साथ फोल्ड होते हैं जैसे कि फंक्शनल यूनिट्स की तरह, इसको डोमेन बोला जाता है। आज द पॉलीपेप्टाइड चेन फोल्ड्स द डोमेन फोल्ड्स इनटू देयर प्रॉपर शेप। जैसे पॉलीपेप्टाइड चेन अगर फोल्ड्स होते हैं तो डोमेन जो होते हैं ये इसका प्रॉपर शेप में भी फोल्ड हो जाते हैं, ईच मोर और लेस इंडिपेंडेंट ऑफ द अदर। और हर एक जो होते हैं लेस होते हैं और इंडिपेंडेंट होते हैं जो कि एक दूसरे से। और ऑफन द डोमेन्स ऑफ ए प्रोटीन हैव क्वाइट सेपरेट फंक्शन। और कभी कभी क्या होता है डोमेन्स जो होते हैं जो प्रोटीन का उसका सेपरेट क्वाइट सेपरेट फंक्शन होते हैं। फॉर एग्जांपल वन डोमेन ऑफ एन एंजाइम मैनी बाइंड टू कोफैक्टर व्हाइल द अदर टू सबस्ट्रेट। तो बहुत ही सारा डोमेन होते हैं जो एंजाइम में जो
को पेप्टाइड को बाइंड करते हैं, बल्कि गाइस अदर जो होते हैं गाइस इसका सबस्ट्रेट को बाइंड करते हैं। ओके गाइस, देन गाइस मैं आपको एक एनिमेटेड वीडियो दिखाना चाहता हूँ जो गाइस मैं यूट्यूब में देखा था। तो गाइस उसमें आपको कंफर्मली पता चल जाएगा कि प्रोटीन और इसका स्ट्रक्चर कैसे होते हैं। ओके गाइस, तो गाइस चलिए देखते हैं। Proteins and their structure. In this module, you will learn about proteins and their structure. It is often said that we should include protein-rich food in our diet. Proteins are present in many food items such as eggs, fish, and milk. Proteins are not just present in foods, they are also an integral part of our body. They are present in our hair, muscles, and even in hemoglobin. Proteins are formed when a large number of amino acids bond together through peptide bond. Depending upon the molecular shape of proteins, they can be classified as fibrous proteins and globular proteins. Let us study about them one by one. Fibrous proteins are formed when polypeptide chains run parallel to each other and are linked together to form fibers. The molecules of these chains at many points are held together by hydrogen and disulfide bonds. These proteins are insoluble in water. Some common examples of fibrous proteins are collagen and keratin. On the other hand, globular proteins are formed due to the folding around of polypeptide chains. This gives a spherical shape to the globular proteins. These proteins are soluble in water. Some examples of globular proteins are insulin and albumin. As you can see, the structure of proteins is quite complex. Let us study about this complex structure of proteins in detail. We can study the structure of proteins in 4 different levels, that is, primary, secondary, tertiary, and quaternary structure of proteins. As we already know, a protein is made of a large number of amino acids. Although there are only 20 amino acids, but these amino acids link together in different sequences, giving rise to different polypeptide chains. The sequence of amino acids in a polypeptide chain of a protein is called its primary structure. If the sequence of these amino acids is changed, a new protein gets formed. Now, secondary structure of proteins refers to the manner or shape in which the polypeptide chains are arranged. The different arrangement of polypeptide chains exist due to the hydrogen bonding between the oxygen of carbonyl of one amino acid to the hydrogen of the amide group of another amino acid. The secondary structure shown right now is called alpha helix structure. As you can see in this structure, the hydrogen bonding is intermolecular that occurs between the amino acids of adjacent turns. This results in the twisting up of the structure into a right-handed spiral structure. Another type of secondary structure is formed when the polypeptide chains are stretched to the maximum extension and are then so folded that different strands lie alongside each other. This type of structure is called beta-pleated structure. The different strands are held together by intermolecular hydrogen bonding between the amino acids of 2 different strands. This structure looks similar to the pleated folds of drapery. Therefore, it is known as beta-pleated sheet structure. So, alpha helix structure and beta-pleated sheet structure represents 2 different types of secondary structures of proteins. The further folding of the secondary structure of proteins gives rise to the tertiary structure of proteins. Therefore, the tertiary structure represents the overall folding and coiling of the peptide chains. It is the tertiary structure of a protein that gives a geometric shape to the protein that can be of fibrous or globular shape. Although many proteins consist of a single polypeptide chain, there are some proteins which consist of 2 or more polypeptide chains.
These polypeptide chains are referred to as the subunits. The quaternary structure is the special arrangement of these subunits with respect to each other in the protein structure. These subunits in a quaternary structure may be similar or different. So we have seen that proteins are specific in their structure. Other than this, proteins are specific in their biological activity too. The natural state in which a protein occurs is its native state, and a protein in its native state is called a native protein. A native protein is highly stable. However, if a native protein is subjected to physical or chemical changes such as temperature change or change in pH, the hydrogen bond gets disturbed, causing the shape of the protein to change. The protein unfolds and loses its biological activity. This is called denaturation of proteins. Interestingly, the primary structure of a protein remains unaltered even during denaturation. It means that the sequence of amino acids remains unchanged. When we cook an egg, the egg white gets coagulated. This is because of the denaturation of proteins present in the egg white. Let's recap. Proteins are formed when a large number of amino acids bond together through peptide bonds. Depending upon the molecular shape of proteins, they can be classified as fibrous proteins and globular proteins. The structure of proteins can be studied in 4 different levels, that are primary, secondary, tertiary and quaternary structure of proteins. If a native protein is subjected to physical or chemical changes, it unfolds and loses its biological activity. This is called the denaturation of इसका protein. एग्जाम्पल है। तो गाइस इसी के साथ खत्म हुई हमारा लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जो प्रोटीन का स्ट्रक्चर, जो प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी एंड क्वाटरनरी, और गाइस जो अदर एडिशनल थे दैट इज मोटिव्स एंड डोमेन। तो गाइस इसी के साथ खत्म हुए। तो गाइस आज की क्लास को हम रखते हैं। तो गाइस नेक्स्ट क्लास में देखेंगे इसका क्लासिफिकेशन, जो कि प्रोटीन का क्लासिफिकेशन पूरी तरह से खत्म करने वाले हैं इसके नेक्स्ट क्लास में। तो गाइस उस पल तक बने वाले। अगर मेरे चैनल को आप नए हो और सब्सक्राइब ना किया हो तो गाइस सब्सक्राइब जरूर करना, साथ साथ बेल आइकन जरूर प्रेस करना, जैसे कि मेरा आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप पहले पा सके। और गाइस जो भी मैं क्लास करता हूँ उस नोट्स को सारे के सारे मैं मेरे टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर देता हूँ। इसलिए गाइस टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, जाकर जरूर ज्वाइन कीजिए इस नोट्स को पाने के लिए, और जो भी मैं क्लास करता हूँ उस नोट्स को पाने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, सी यू नेक्स्ट।